अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबर मैक्स एकेडमी। जी तो साइबर मैक्सियंस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट जेएस में हम करंट का बेसिक जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से हैंडल कर सकते हैं पोस्टग्रे एसक्यूएल के साथ। ठीक है, आज मैं प्रॉपर सिखाऊंगा कि प्रिज्मा और पोस्टग्रे को यूज़ करते हुए किस तरह से नेक्स्ट जेएस से हम करंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन एक बात की गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैं आपको कोड की फाइल्स तक प्रोवाइड कर दूंगा और सारा फ्लो समझाऊंगा कि कोड किस तरह से एपीआईज वगैरह के थ्रू होकर डाटाबेस तक जा रहा है और किस तरह से डाटाबेस वगैरह अपडेट हो रही है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स मूव टूवर्ड आवर टॉपिक। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक नेक्स्ट ईयर का ना प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, ये प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको ये करंट टेम्पलेट नाम से आपको मैं ये फोल्डर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसमें होगा क्या कि इसमें ये देखिए प्रोजेक्ट ओपन करता हूं तो ये वाला सारा प्रोजेक्ट है। अब इसके अंदर नोड मॉड्यूल है, वो मैं आपको नहीं प्रोवाइड करूंगा क्योंकि इससे फाइल काफी बड़ी हो जाएगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इस नोड मॉड्यूल में जो जो पैकेज इंस्टॉल है ना, उसके लिए जो जो एनपीएम यूज होने हैं, तो वो मैंने पहले से ये देखो साइट पर ना ये प्रोवाइड कर दिया। बेसिक एनपीएम नाम के फाइल होगी, जब ये जिप एक्सट्रैक्ट करेंगे इसमें ये फाइल होगी। तो आपने सिंपल पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करें अपना, उसके अंदर ना ये जो सारा है ये एनपीएम्स जो हैं इसको रन कर देना है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आपका और मेरा जो नोड मॉड्यूल है वो एक बराबर हो जाएगा, और उसके बाद बाकी जो फाइल्स है ना नोड मॉड्यूल को छोड़कर ये आपको जिप में मिल ही जाएंगी। तो इसको एक्सट्रैक्ट करके आपने रख लेना है, तो एग्जैक्ट प्रोजेक्ट आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया प्रोजेक्ट की सेटिंग। अब इसके ये आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अब स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं कि होने क्या वाला है। होने ये वाला है कि सबसे पहले तो नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट को मैंने ओपन पहले से कर रखा है, इसी वाली फाइल को ओपन कर रखा है। ये देखिए इसके अंदर ये ओपन है, इसके अंदर ये सोर्स की डायरेक्टरी के अंदर मैंने एक पेज बनाया हुआ है एडमिन की नेम से। ठीक है, एडमिन की नेम से पेज बनाया हुआ है और इसके अंदर ही सारे करंट ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे, क्रिएट, डिलीट, अपडेट और उसके बाद रीड। ठीक है, ये चारों ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे और जिस एपीआई के थ्रू परफॉर्म होना है वो एपीआई का फोल्डर भी ये देखिए नीचे पड़ा हुआ है। ये आपको मैं फ्लो समझाऊंगा कि ये किस तरह से काम करेंगे चीजें। तो ये एडमिन नाम का फोल्डर है, इसके अंदर ये एपीआई राउट्स डॉट जेएस की फाइल पड़ी है जो कि हमें हेल्प करेगी हमारी डेटाबेस के साथ लिंक करने में। लेकिन ये तो हो गया ना फ्रंट एंड वाला काम, लेकिन इसको डेटाबेस के साथ पहले प्रोजेक्ट को लिंक कैसे करना है वो चीज सीखें। तो हम यूज करेंगे पोस्टग्रे एसक्यूएल, और वो हमें प्रोवाइड कौन करता है, वो प्रोवाइड हमें करते हैं सुपाबेस। सुपाबेस नाम की सर्विस जो है ये आपने वेबसाइट पे आ जाना है, सुपाबेस सर्च करके उसके साइन अप के पेज पे आ जाना है। ये लिंक ऊपर आप देख सकते हैं, सुपाबेस पर आ जाना आपने। राइट, तो सबसे पहले तो आपका काम है कि यहाँ पर एक अदद अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले सुपाबेस पर आकर स्टेप समझ आ रहे हैं ना आपको, फाइल आपको मिल जाएगी। फाइल आपने ओपन कर ली वीएस कोड के अंदर, और अब आ जाए सुपाबेस के ऊपर। सुपाबेस के ऊपर आपने अब क्या करना है, सबसे पहले तो इस पर अगर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप साइन इन कर लें, अदरवाइज नहीं बना हुआ तो आपको सबसे पहले साइन अप नाउ पर जाना है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने साइन अप नाउ पर गया तो यहाँ पर वो पूछना शुरू हो गया कि ओके आप नया अकाउंट क्रिएट करें। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं जल्दी से अपनी ईमेल और पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। जो भी आपने रखना है इसको आप किसी नोटपैड या किसी स्पेसिफिक जगह पर कॉपी करके रख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल वगैरह जो है ईमेल और पासवर्ड वगैरह लगाकर अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब वो कह रहा है कि कंफर्मेशन के लिए अपनी ईमेल देखें जो आपने लॉगिन की हुई है। तो आपने अपनी जीमेल पर जाकर इसको कंफर्म कर देना है और उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप साइन अप करने के बाद अपनी ईमेल को कंफर्म करेंगे उसके बाद आप इस पेज पर शिफ्ट हो जाएंगे। आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले आपको ना एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी होती है। मिसाल के तौर पर आप अपनी कोई कंपनी का नेम रख लें जिसके अंदर आपने डेटाबेस वगैरह क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं रख लेता हूँ साइबर मैक्स। ठीक है, साइबर मैक्स के नेम से मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली। चलें एकेडमी भी लिख ही देता हूँ कि साइबर मैक्स एकेडमी के नेम से मुझे एक अदद ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। ठीक है, और टाइप इसकी आपने पर्सनली रहने देनी है, और यहाँ पर फ्री वाला ऑप्शन है तो यहाँ पर क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन के बटन पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन सुपाबेस के अंदर क्रिएट हो जाएगी। राइट, तो यहाँ पर ये इसका अकाउंट वगैरह क्रिएट हो रहा है। तो इसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है उसका नेम वगैरह रख लें। अब वो प्रोजेक्ट पूछना शुरू हो गया कि डेटाबेस वगैरह बनानी है। आपने यहाँ से नहीं बनानी, आपको मैं स्टेप बताता हूँ। आपने बस वो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दी थी, उसके बाद आपने जाना है यहाँ पर इसको कट कर देना है। यहाँ पर ये डैशबोर्ड तक आपने आ जाना है। ठीक है, डैशबोर्ड तक आ गए और यहाँ पर एंटर दबा दें तो आप मेन इसके डैशबोर्ड पे आ जाएंगे।
सिंपल, अभी हमने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी थी और वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, ये देखें, अगर आप सीधा डैशबोर्ड पे आ जाते तो यहाँ से भी आप ये देखें न्यू ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन है, यहाँ से भी ऑर्गेनाइजेशन ऐड कर सकते थे। और बाय डिफॉल्ट आई थिंक इसमें ये दो आपको प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने की इजाजत देता है, यानी दो डेटाबेस को आप हैंडल वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ तक का काम हो गया, अकाउंट क्रिएट हो गया, हम डैशबोर्ड से एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की थी साइबरमैक्स एकेडमी के नेम से। ठीक है, ये कर ली, और इसके बाद आप क्या करें, इस पर अब एक प्रोजेक्ट बनाएं, अपनी डेटाबेस क्रिएट करें। तो यहाँ पर आपने या तो यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट कर लें या तो यहाँ से कर लें। तो जैसे ही आप यहाँ से करेंगे तो वो आपसे पूछता है कि ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन में डेटाबेस क्रिएट करनी है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो अभी तक एक ही बनाई है ना हमने। हो सकता है आपने 2 से 3 ऑर्गेनाइजेशन बना ली हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में आप क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने साइबरमैक्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, इसमें मैं प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ। तो प्रोजेक्ट का नेम मैं यहाँ पर कुछ रख देता हूँ, और यहाँ पर आपने क्या करना है, इसका नेम और यहाँ पर पासवर्ड, और ये जनरेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दे रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको एक पासवर्ड जनरेट करके दे देता है। ठीक है, इसको आप कॉपी करके आप कहीं पर सेव कर लें। तो प्रोजेक्ट का नेम मैंने क्या रख दिया, सैम्पल डीबी के नेम से। ठीक है, सैम्पल डीबी या सैम्पल डीबी 2 रख देता हूँ, क्योंकि ये मैंने पहले भी एक जगह क्रिएट कर रखी है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर सैम्पल डीबी 2 के नेम से अपनी एक डेटाबेस क्रिएट की, उसका पासवर्ड रख के ये दोनों आपने कॉपी करके रख लेने हैं, ये यूज होने हैं आगे जाकर। ठीक है, और यहाँ से अपना रीजन सेलेक्ट कर लें। तो रीजन जो भी आपके पास वाला यहाँ पर शो हो रहा है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने साउथ एशिया वाला कर लिया। तो यहाँ से मैं चलता हूँ क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, तो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। पासवर्ड को मैंने सेव कर लिया और आपके सामने डेटाबेस का पहला पेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपकी डेटाबेस क्रिएट हो रही है। ये देखिए लिखा आ रहा है सेटिंग अप प्रोजेक्ट, यानी अभी इसका प्रोजेक्ट जो है वो सेटिंग हो रही है इसकी। तो ये था आपका सुपरबेस के ऊपर अकाउंट बनाने से लेकर फिर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की, उसका पासवर्ड भी सेव कर लिया, उसके बाद आपने एक अदद अपनी डेटाबेस भी बना ली और उसको सेटअप, उसका भी पासवर्ड वगैरह आपने सेव करके रख लिया। ठीक है, तो ये काम आपने यहां तक कर दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने वापस आ जाना है अपने VS कोड पर। अब यहां पर सुपरबेस के साथ अटैच करने के लिए आपको कुछ कमांड्स वगैरह यूज करनी होगी। तो उसके लिए क्या है, वो वाली फाइल भी आपको जिप फाइल में मिल जाएगी, ये 3rd नंबर पे पड़ी होगी। यहां पर मैं फाइल रखूंगा प्रिज्मा सेटअप के नेम से। ठीक है, तो वो फाइल भी मैं ओपन कर देता हूं। तो ये रही प्रिज्मा सेटअप नेम से फाइल। ठीक है, ये फाइल आपको जिप फाइल के अंदर मिल जाएगी, इसके अंदर सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो एक बार लाइव परफॉर्म करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले तो आपने ना प्रिज्मा को इंस्टॉल करना है। प्रिज्मा क्या है, प्रिज्मा एक ORM है। ठीक है, प्रिज्मा ORM क्या है, कैसे है, एक बार बता देता हूं इसको। यहाँ क्रिएट करता हूँ मिसाल के तौर पर, ये आपकी सुपरबेस है ना। तो सुपरबेस क्या करती है, सुपरबेस आपको प्रोवाइड करती है PostgreSQL की नाम से डेटाबेस। ठीक है, और प्रिज्मा एक ORM है जो कि हमारे प्रोजेक्ट को लिंक करेगा। ठीक है, ये इसको लिंक करेगा हमारे प्रोजेक्ट के साथ, और हमारा प्रोजेक्ट ये रेड कलर वाला लगा लें। ठीक है, तो इसको प्रिज्मा एक ORM है जो कि हमें हमारी PostgreSQL को हमारे प्रोजेक्ट के साथ लिंक करने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये प्रिज्मा ऐसी चीज़ है कि इसके थ्रू आप डेटाबेस को इजीली किसी के साथ अगर कभी डेटाबेस चेंज करनी पड़ जाती है तो प्रिज्मा आपको इजीली चेंज करने में हेल्प भी करता है। ये इस वक्त PostgreSQL यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, और अगर आप चाहें तो आगे जाके MongoDB कर सकते हैं, तो प्रिज्मा आपको MongoDB के साथ भी अटैच कर देगा। ठीक है, तो ये सिंपल एक स्ट्रक्चर मैंने समझाने के लिए ये दिखाया आपको। अब चलते हैं यहाँ पर, अब स्टेप बाय स्टेप हम ये कमांड्स लगानी शुरू करते हैं। Ctrl+C किया और अब मैं चलता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर Ctrl+J दबाकर मैंने टर्मिनल ओपन किया। यहाँ पर आप अगर CMD वाला नहीं ओपन तो कोशिश करें CMD वाला ओपन कर लें अगर आपके बाकी नहीं चलते। तो ये देखें एरो नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कमांड प्रॉम्प्ट पर क्लिक करके एक नई कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गई। इसको मैं क्या करता हूँ, CLS करता हूँ। यहाँ पर पहली कमांड मैंने पेस्ट की और एंटर किया। अब क्या होगा, ये कुछ पेस्ट होगा। अब यहाँ पर ना एक प्रिज्मा नेम का फोल्डर जनरेट होगा इससे, और हो सकता है कि ENV की फाइल भी बने। तो ये आपने स्टेप बाय स्टेप बिना किसी चेंज के आपने ऐसे एग्जैक्टली पेस्ट करते आना है 1 बाय 1 लाइन। तो अब हम वेट कर लेते हैं जब तक ये पूरा पैकेज इंस्टॉल हो रहा है प्रिज्मा का, राइट। और तब तक ना हम दूसरी जगह अपने देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है या नहीं। तो यस, सक्सेसफुली हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप हो चुका है। अब मैं दोबारा डैशबोर्ड पर वापस चलता हूँ, ये इससे मैं यहाँ तक चलता हूँ डैशबोर्ड तक। ठीक है, इसको चेंज किया तो हम फिर से अपने होम पेज पर आ चुके हैं।
तो ये देख सकते हैं क्या है, हमारे पास अकाउंट क्रिएट किया था सुपरबेस का, उसके अंदर हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी साइबरमैक्स एकेडमी नाम से, इसका पासवर्ड और ईमेल वगैरह मैंने सेव कर ली। उसके बाद उसके अंदर मैंने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो सैंपल DB2 के नेम से मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन, एक डेटाबेस बन गई है हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन की। अब इस डेटाबेस को हमने लिंक करना है अपने प्रोजेक्ट के साथ, राइट। तो यहां तक का काम फिलहाल के लिए खत्म हो चुका है। अब हम उन पैकेजेस को स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करते हैं और फिर मैं बताता हूं कि किस तरह से कनेक्शन स्ट्रिंग को जोड़ना है आपने। तो यहां से मैं चलता हूं यहां पर वापस, तो यस आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहला है, पहली कमांड है वो चल चुकी है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं CLS। अब नेक्स्ट कमांड पर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट कमांड क्या है, npx prisma init, इसको मैं क्या करता हूं Ctrl+C और यहां पर वापस चलता हूं और यहां पर पेस्ट करता हूं इसको और इसको करता हूं एंटर। अब जैसे एंटर किया तो ये रन हो चुका है, ये देखें जैसे ही रन हुआ तो इसकी वजह से कुछ चेंज आए क्या, ये देखें हमारे पास एक प्रिज्मा नाम का फोल्डर बन गया, एक प्रिज्मा नाम का फोल्डर बना, ठीक है, और ये एक env नाम से फाइल बन गई, ठीक है। इनका क्या यूज है ये मैं बाद में बताता हूं। तो ये दो कमांड्स लगाने से ये हो गया, एक बार इसको क्लियर कर देता हूं CLS, और अब मैं चलता हूं यहां से फिर तीसरी कमांड पर। तीसरी कमांड है क्या है, npm install prisma client, आप इसको भी साथ इंस्टॉल कर लें, इसको Ctrl+C किया, थर्ड कमांड पे आ गए और इसको मैं करता हूं Ctrl+V और यहां पर मैंने पेस्ट किया। जैसे मैंने पेस्ट किया तो यहां से ये इसका थर्ड पैकेज भी इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई ना, प्रोजेक्ट वाली साइड पर हम कुछ npm से इंस्टॉल कर रहे हैं और उस तरफ हमने प्रोजेक्ट बेटा क्रिएट कर लिया। तो जैसे ही यहाँ पर काम खत्म होगा मैं डेटाबेस को लिंक करके दिखाऊंगा और फिर अपने स्कीमा जो होगा, स्कीमा किस तरह से बनाते हैं वो देखेंगे फिर। तो इसको भी मैं CLS करता हूँ, ये कमांड भी सक्सेसफुली रन हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हमारा प्रिज्मा सेटअप के अंदर क्या है। यस, अब नेक्स्ट बात आ गई है हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह की। तो कनेक्शन स्ट्रिंग अब कहाँ लेगी, हमारा काम हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। फ्रंट एंड पर प्रिज्मा हमारा इंस्टॉल हो चुका है हमारे प्रोजेक्ट के साथ। एक बार इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और env.env की फाइल नजर आ रही है, इसको आपने ओपन कर लेना है। अब जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरह से आपको मिलता है, इसके अंदर लिखी हुई लाइनें। आपने इसको क्या करना है, सिलेक्ट ऑल करके ना इसको सारे को खत्म कर देना है, ठीक है। अब env की फाइल खाली हो गई। अब env के अंदर जो डाटा है वो कहां से आएगा, अब आपने जाना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जिस भी डेटाबेस को लिंक करना है उस डेटाबेस को आप इस तरह से ओपन करेंगे, ठीक है। आप आ गए इस पेज पर और अब ऊपर गौर करें मेन्यू बार पर, ये डेटाबेस सैंपल DB2 नाम के डेटाबेस है और यहाँ पर मैं कनेक्ट नाम की यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यहाँ पर मैंने आ जाना है ORM पर, ठीक है। यहाँ पर मैं आ गया ORM पर। तो जैसे मैं ORM पे आया तो ये देख सकते हैं हमारे पास वो हमें हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर लिखा क्या हुआ है env.local, इसका मतलब यहाँ से इसको मैं कॉपी का ऑप्शन होगा, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ से मैं चलता हूँ अपनी env की फाइल के अंदर और यहाँ पर इसको मैंने क्या कर दिया, पेस्ट, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपने कनेक्शन स्ट्रिंग तो पेस्ट कर दी। अब इसको ना मैं जरा रिव्यू करके दिखाता हूँ। पहला क्या है, ये तो कमेंट है ना लाइन कि हमारी डेटाबेस को लिंक करने के लिए सुपरवाइजर, दूसरा है माइग्रेशन करने के लिए जब हमने प्रिज्मा वगैरह पुट करना है। अब आपको खास बात बताता हूँ, इस डेटाबेस URL पर आप गौर करें, यहाँ पर है क्या चीज़, ये इसके अंदर कुछ लिंक दिया हुआ है और यहाँ पर इतने हिस्से पर गौर करें, स्क्वायर ब्रैकेट से लेकर इस स्क्वायर ब्रैकेट तक योर पासवर्ड। तो अब समझ आई जो मैं कह रहा था, पासवर्ड सेव करके रख लेना आपने। तो यहाँ पर आपने जो भी आपकी डेटाबेस का पासवर्ड है, ठीक है, वो आपने लिख देना है और यहाँ पर भी आपकी जो डेटाबेस का पासवर्ड है वो लिख देना है। वो मैं अभी लिख देता हूं। उससे भी पहले एक काम करना है, थर्ड नंबर पर स्टेप लिखा हुआ है क्या, इस चीज पे आए, ये देखिए अपडेट कनेक्शन स्ट्रिंग। अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को ना अपडेट कर लेना है बेटर यूज करने के लिए। क्या करना है, डेटाबेस जो URL है ना उसके अंदर ये वाली चीज ऐड करनी है, एंड कनेक्शन लिमिट, ठीक है। Ctrl+C करता हूं, कहां पर चेंज करनी है, अपडेट दिस पार्ट एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग आफ्टर PG बाउंस इज इक्वल टू ट्रू। ये जो पहला लिंक है ना इसके अंदर PG बाउंस इज इक्वल टू ट्रू को ढूंढना है, उसके आगे ये आपने पेस्ट कर देना है। तो मैं चलता हूं यहां पर, यस ये आप देख सकते हैं, ये नजर आ रहा है PG बाउंस इज इक्वल टू ट्रू। तो इसके अंदर आपने यहां पर इसको पेस्ट कर देना है। Ctrl+V किया तो ये एंड कनेक्शन लिमिट इज इक्वल टू 1 आपने कर दिया, राइट। तो इसकी वजह से आपका कनेक्शन जरा बेहतरीन तरीके से चलेगा। अब मैं क्या करता हूं, अब जल्दी से अपनी जो भी पासवर्ड मैंने वगैरह रखा है
वो यहाँ पर मैं ऐड करूंगा और उसके बाद इस फाइल को बंद कर दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से मैं पासवर्ड लिख देता हूँ इसका जी। तो अब मैंने env की फाइल को क्लोज कर दिया। बस पासवर्ड वाले पोर्शन पे ना स्क्वायर ब्रैकेट्स भी आपने रिमूव कर देनी है। पासवर्ड वाले पोर्शन पर मैंने पासवर्ड को रख दिया और अब मेरी env की फाइल रेडी है। ठीक है, अब मेरी env की फाइल रेडी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं, इसके अंदर क्या दिया हुआ है हमारे पास। इसके अंदर लिखा हुआ है क्या कि आफ्टर मेकिंग द स्कीमा इन प्रिज्मा स्कीमा डॉट प्रिज्मा की फाइल, इसके प्रिज्मा स्कीमा डॉट प्रिज्मा नाम की जो फाइल है ना, उसके अंदर स्कीमा आपने क्रिएट करने के बाद आपने ये वाली कमांड रन करनी है ताकि स्कीमा को हम अपनी डेटाबेस के अंदर पुश कर सकें। तो अभी तक मैं आपको डेटाबेस की हालत दिखाता हूँ, हमारे पास डेटाबेस की क्या हालत है। इसको तो मैं क्लोज करता हूँ और एक बार इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, हमने बस कनेक्शन स्ट्रिंग ली थी और तो कुछ भी नहीं किया। तो ये प्रोजेक्ट हमारे पास वैसे ही ओपन है। अब इसके ना मैं यहाँ पर माउस अगर लेके जाता हूँ तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, पहला क्या है, टेबल एडिटर के नेम से एसक्यूएल एडिटर, डेटाबेस, ऑथेंटिकेशन, स्टोरेज वगैरह कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। चले मैं एक बार ना वो भी बता देता हूँ कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो आप ये नीचे जाएंगे ना, ये प्रोजेक्ट सेटिंग नेम से एक ऑप्शन है, इसको अगर आप ओपन करते हैं और इसके बाद नीचे जाते हैं ना, तो यहाँ से आप अपनी डेटाबेस को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, कई बार आपको लगता है कि मैंने फ्रेश बनानी है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। चले मैं वापस चलता हूँ। आपने यहाँ पर ना टेबल एडिटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके देख लेना, पहले से सारे ऑप्शंस को देखते हैं इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। तो ये देखिए, अब ये हमारी डेटाबेस का ना उसने टेबल वाला ऑप्शन ऑन कर दिया कि जहां पर हमारे टेबल्स वगैरह आ रहे हैं। तो अभी तक तो हमने कोई टेबल वगैरह क्रिएट किया ही नहीं, सिंपल डेटाबेस को क्रिएट किया और उसको अपने हमारे env की फाइल के थ्रू हमारे साथ लिंक कर दिया। या तो आप यहाँ से मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं या आपने अपना स्कीमा बनाना है तो वहां से भी पुश कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ अब प्रिज्मा नाम की फाइल में जहां पर हमारे स्कीमा वगैरह क्रिएट करना है। तो स्कीमा हमारा जो आज के प्रोजेक्ट में मैं वीडियो में बताने वाला हूँ ना, वो एक छोटा सा स्टूडेंट नेम से मैं टेबल बनाऊंगा। ठीक है, और क्या करूंगा, स्टूडेंट नाम से एक टेबल बनाऊंगा और उसमें ही हम डाटा डिलीट, इंसर्ट और क्रिएट वगैरह करके देखेंगे। तो आपको जैसे ही प्रिज्मा ये ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पर स्कीमा डॉट प्रिज्मा नेम से फाइल होगी, ये यहाँ पर हम स्कीमा बनाते होते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाता है। ठीक है, इस तरह का पेज आ गया। अब आपने क्या करना है कि इसमें ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। एक तो एक यूआरएल नया ऐड करना पड़ता है। ठीक है, और इसके अलावा आपको कुछ यहाँ पर नीचे टेबल वगैरह बनाने होते हैं। तो ये स्कीमा डॉट प्रिज्मा की फाइल का ना कोड मैंने पहले से लिख रखा है, तो चेंजेस वो मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये देखिए, स्कीमा डॉट प्रिज्मा की फाइल ना मैंने पहले से ओपन कर रखी है। तो इसको मैं ओपन विद कोड करके ना इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने ना एक प्रोजेक्ट की ना पहले से बना रखी है। तो इसमें चेंज क्या है, बस ये वाली जो लाइन होती है ना, ये कंट्रोल डायरेक्ट यूआरएल वाली, ये आपने ऐड करनी होती है डीबी सोर्स वाले में यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक तो ये ऐड करनी होती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो ये देखें डेटाबेस यूआरएल है ना, ये वही है जो env के अंदर लिंक है, उसको बस इसके साथ लिंक कर दिया, डायरेक्ट यूआरएल को यहाँ से लिंक कर दिया। ठीक है, और नीचे हमारा स्कीमे वगैरह बने हुए हैं। तो यहाँ से स्कीमा वगैरह बनाने के लिए मैं सिर्फ एक टेबल ले लेता हूँ। ये किसी और प्रोजेक्ट का स्कीमा पड़ा हुआ है, तो यहाँ से मैंने सिर्फ एक टेबल ले लिया, बल्कि इसको ना सिलेक्ट ऑल करके ना पूरा इधर ले जाता हूँ, इस तरफ एडिट कर लेता हूँ यहाँ पर और इसको क्लोज कर देता हूँ। अब समझ आ गई ना, ये इस तरह का पेज बनेगा। आपको ये फाइल तो मिल ही जाएगी ना। तो यहाँ पर कंट्रोल वी करके ये लिख दिया, ऊपर से कमेंट वगैरह रिमूव कर दिए और यहाँ मैं देख देता हूँ, एक्स्ट्रा कोड खत्म करता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ये रहा। ठीक है, और यहाँ पर चले डिफरेंस के लिए कि यहाँ से हमारा स्कीमा है, ऊपर तो वो कनेक्शन स्ट्रिंग्स वगैरह लगी हुई हैं। ठीक है, इस लाइन को मैंने कमेंट कर दिया। सिंपल क्या है, यही था कोड, ऊपर वाले कमेंट रिमूव कर दिए, बस ये एक लाइन ऐड हुई है इसके अंदर। और नीचे ये इस तरीके से आपने अपना स्कीमा बना लेना है। स्कीमा जिस तरह आप एसक्यूएल के अंदर क्रिएट टेबल वगैरह करते हैं ना, तो इसके अंदर आप इस तरह से क्रिएट करते हैं कि टेबल की जगह आप मॉडल का वर्ड लिखते हैं, जो आपने टेबल बनाना है मॉडल, फिर टेबल का नेम रखें और उसके अंदर आपने जो जो डाटा रखना है, जैसे रखना है वो आप रखें। ये देखें, आईडी मैंने स्टूडेंट की आईडी रखी, फुल नेम उसका, सेक्शन, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और उसका एड्रेस लिखा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब ये मैंने स्कीमा बना लिया। आपने पूरे प्रोजेक्ट का अपना जितना स्कीमा बनाना है यहाँ पर बना लिया। अब इसको हमने अपनी डीबी के अंदर पुश करना है। हम चाहते हैं कि ये इसके अंदर तो क्रिएट कर लिया, हम चाहते हैं कि वो टेबल वगैरह यहाँ पर आ जाए हमारी डेटाबेस के अंदर। हमने कनेक्ट वगैरह तो कर ही दिया ना, अब उसको भेज के देखते हैं किस तरह से भेजते हैं। तो उसके लिए ये देखिए, यहाँ पर लिखी हुई है लाइन के आफ्टर मेकिंग द स्कीमा एंड कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करने के बाद npx, या तो आप ये लाइन चला लें ये वाली, या तो आप npx प्रिज्मा db पुश कर लें। ठीक है, या ये वाली लाइन चला लें। अब बेहतर है कि आप ऊपर वाली चलाएं, वो ज़्यादा बेटर चलती है। तो इसको मैं क्या करता हूँ,
हमारा स्कीमा बन चुका है। अब मैं करता हूँ कंट्रोल जे, टर्मिनल ओपन हुआ। अब मैं इसको पुश करके देखता हूँ। जैसे ही कंट्रोल वी करता हूँ यहाँ पर और एंटर करता हूँ तो हमारा स्कीमा पुश होना स्टार्ट होगा हमारी डेटाबेस के ऊपर। तो ये थोड़ी सी टाइम लेगा और जब तक नीचे ग्रीन सक्सेसफुली ग्रीन सिग्नल नहीं आ जाता हमारे पास कि डाटा पुश हो चुका है, इसका मतलब हमारा डाटा पुश अभी तक नहीं हुआ। तो अगर आपने कनेक्शन स्ट्रिंग कोई एरर वगैरह आता है तो आपने कनेक्शन स्ट्रिंग को दोबारा चेक करना है, उसमें देखना है पासवर्ड आपने सही लगाया है, लाइनें वगैरह हर चीज़ सही लिखी हुई हैं। हो सकता है कि ENV वाली फाइल में प्रॉब्लम आ रहा हो। तो अगर तो सब कुछ सही है तो हमारे पास ये 1 सेकंड के अंदर सारा डाटा आ जाएगा। ये देखें हमारे पास आ गया योर डेटाबेस इज नाउ सिंक विद योर स्कीमा। उसने कह दिया कि आपका स्कीमा लिंक हो चुका है। अब मैं इसको CLS करके एक बार टर्मिनल क्लियर करता हूँ, ठीक है। और अब जाकर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, इसको करता हूँ एक अदद रिफ्रेश कि हमारा क्या टेबल आया या नहीं आया हमारे पास। यस, ये देख सकते हैं जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि टेबल एडिटर के अंदर हमारे पास स्टूडेंट नेम का टेबल आ गया। ये एक टेबल क्या है, प्रिज्मा डॉट माइग्रेशन। इसको आपने कुछ नहीं कहना, ये माइग्रेशन करने के लिए यूज होता है। इसको आपने कुछ नहीं कहना, ये ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। ये देखिए हमारा स्टूडेंट नाम का टेबल आ गया। जैसे इसको मैं ओपन करता हूं तो यहाँ पर देख सकते हैं ID, फुल नेम, सेक्शन, यहाँ पर REG, कॉन्टेक्ट और एड्रेस सेम टू सेम वो स्कीमा पुश हो गया या नहीं हुआ? हो गया ना। ये देखें क्योंकि मैंने टेबल ही एक लिखा था, अगर आप 2-3 टेबल लिखते बनाकर तो वो सारे के सारे पुश हो जाने थे। अब यहाँ पर आपको ना एक और मज़ेदार चीज़ बताता हूँ इस चीज़ की। तो वो क्या चीज़ है, एक तो है ना कि डेटाबेस को व्यू करने के लिए हमें सुपरबेस पर जाना पड़ता है। यहाँ पर पहले सुपरबेस पर जाएं, ऑर्गेनाइजेशन ओपन करें, प्रोजेक्ट ओपन करें, उसमें जाकर टेबल एडिटर ओपन करें, ठीक है। और फिर जाकर यहाँ से देखना शुरू करें कि अच्छा यहाँ पर ये डाटा आ रहा है या नहीं। ये है एक तरीका अपनी डेटाबेस को SQL PostgreSQL को व्यू करने का। और प्रिज्मा हमें एक और व्यू प्रोवाइड करता है, जिस तरह से हम Next.js का प्रोजेक्ट नहीं देखते npm run dev वगैरह करके, इस तरह से ना ये भी एक और व्यू प्रोवाइड करता है। अगर आप किसी और तरीके से देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कमांड मिलती है। यहाँ तक तो हमने कर लिया काम। उसके बाद ये कनेक्शन स्ट्रिंग वाली लाइन भी आपने ये 2 बार लिखी गई है, इसको ना मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो मैंने कर दिया खत्म। अब ये देखो नीचे वाली लाइन पे आ गए, हाउ चेकिंग DB अपडेट्स, कि डेटाबेस की अपडेट्स को चेक कैसे करना है। एक तो है कि गो टू, ये देखिए मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है कि आप अपनी डैशबोर्ड पर जाके जैसे कि अभी देख रहे थे वैसे देख लें। अगर आप इंडिविजुअल एक अलग और तरीके से देखना चाह रहे हैं, थोड़ा सा ग्राफिकली थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से प्यारा सा व्यू आ जाए, तो उसके लिए ये कमांड दे रहा है npx प्रिज्मा स्टूडियो के नेम से, ठीक है। इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। अब मैं इसको ना रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं जाता हूँ कंट्रोल जे करता हूँ, यहाँ से टर्मिनल ओपन हुआ, यहाँ पर कंट्रोल V करता हूँ तो ये भी एक नया नोड क्रिएट कर देगा। एक तो नोड ये है ना जो प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है, और एक नोड ये हो जाएगा क्रिएट। और इसको मैं करता हूँ npx प्रिज्मा स्टूडियो। जैसे ही मैंने इस पर लिंक किया तो ये देखना है ऑटोमेटिकली ओपन करेगा। ये देखें हमारे पास प्रिज्मा स्टूडियो ओपन हो गया, ठीक है। डेटाबेस को व्यू करने का क्या तरीका है, ये अगर आपने डेटाबेस वगैरह व्यू की हुई है, आप ये वेबसाइट ओपन नहीं करना चाहते, यहाँ से नहीं देखना चाह रहे, यहाँ से नहीं कोई चीज़ करना चाह रहे, तो आप डायरेक्ट npx प्रिज्मा स्टूडियो की कमांड लगाकर भी आप अपने प्रोजेक्ट के साथ लिंक जो डेटाबेस है उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर नजर आ गया कि ऑल मॉडल्स, आपने अभी तक एक ही मॉडल ऐड किया है तो स्टूडेंट है। इसको मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ तो हमारे पास ये एक व्यू आ गया, ठीक है। ये दोनों व्यू समझ आ गए। एक व्यू हमारा ये है, एक आप प्रिज्मा स्टूडियो के जरिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली मोस्टली ये यूज़ करता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो तब इस वेबसाइट को ओपन करके यहाँ से देखना शुरू करता हूँ, वरना ये दोनों व्यू आपके सामने है। एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ और इस पेज को भी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास काम हो चुका है ऑलमोस्ट। क्या हुआ, हमने अकाउंट क्रिएट किया, प्रोजेक्ट क्रिएट किया, ENV के थ्रू हमारे प्रोजेक्ट के साथ लिंक किया, कुछ npm चला के प्रिज्मा को इंस्टॉल किया। हमारा जो प्रिज्मा का जो था कोड उसको हमने, अब इसको क्लोज नहीं करना ये वाले नोड को जहां पर आपने npx प्रिज्मा स्टूडियो चलाया हुआ था, वरना ये वो प्रिज्मा स्टूडियो चलेगा नहीं। ये एक नया CLS npm के लिए मैंने ओपन कर लिया, कंट्रोल J करता हूँ। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर ये मैंने एक पुश कर दिया डाटा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो चुका है काम कि डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट काम पे आते हैं। ये यहाँ तक काम था प्रिज्मा को Next.js प्रोजेक्ट के साथ सेटअप कैसे करना है।
अब लाइव एक ही वीडियो में इसलिए लंबी हो जाएगी थोड़ी, लेकिन इसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेटअप करना प्रिज्मा हमने सक्सेसफुली सीख लिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि अब हम अपने प्रोजेक्ट के थ्रू, एपीआई के थ्रू इसके अंदर डाटाबेस भेजेंगे कैसे। तो उसके अंदर क्या है, तो कंट्रोल जे करता हूं यहां से। यहां पर मैंने अपना प्रोजेक्ट पहले से ही रन कर रखा हुआ है, ठीक है। तो आप yarn dev कर सकते हैं या npm run dev कर देते हैं, और दिखाता हूं कि मैंने कौन कौन से पेज बनाए हुए हैं इसके अंदर। तो यहां से पहले दिखा देता हूं, ये देखें, सोर्स नेम का डायरेक्टरी, ऐप की डायरेक्टरी, और इसके अंदर सिर्फ इस पर गौर करना है आपने, कोड आपको मिल जाएगा इसका। एडमिन नेम से सिर्फ मैंने एक पेज बनाया हुआ है, ठीक है। एडमिन नेम से सिर्फ मैंने एक पेज बनाया हुआ है। एक एपीआई नाम से मैंने फोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर सारी एपीआई के राउट्स वगैरह पड़े हुए हैं, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इस एपीआई के अंदर हम सारा कोड लिखेंगे डेटाबेस के साथ लिंक करने का। वो किस तरह से है पहले से लिख रखा है, समझा दूंगा, आपने फिर इजीली अपने प्रोजेक्ट के साथ प्रोवाइड कर लेना है। तो यहाँ से एडमिन नाम का पेज है, इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये देख सकते हैं इसके अंदर मैंने कुछ पेज बना रखा है। कोड पे आता है सबसे पहले, ये देखें, एक है ऐड स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट। इसका आउटपुट दिखाता हूँ जब ये प्रोजेक्ट रन होगा। तो आपको पता ही है, तो ये एडमिन नेम से राउट है, ऐप के अंदर डायरेक्ट राउट है ना, तो स्लैश एडमिन ओपन करूंगा तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। सिर्फ मैंने एक ही पेज रखा हुआ है। तो एक काम करता हूँ, फिर एक बार ना कंट्रोल जे करके इस नोड को मैं बंद कर देता हूँ। एक बार ना दोबारा से या हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। yarn dev किया या npm run dev भी कर सकते हैं, मेरे पास yarn इंस्टॉल है तो मैंने इससे किया। तो जैसे इस पर किया, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक किया तो उम्मीद है हमारा प्रोजेक्ट लोड होना शुरू हो जाएगा। यस, एज यू कैन सी डैट हमारा प्रोजेक्ट लोड हो रहा है लोकल होस्ट 3000 पर, ठीक है। तो इसके अंदर आपने गौर करना है, ये देखिए हमारे पास पहला पेज आया। अब यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये नैव बार है, ये फूटर है, और ये पहला पेज का कोड रन हो गया, ठीक है। अभी नैव बार फूटर कहाँ से आए, ये अगर आपने नेक्स्ट पढ़ी हुई आपको पता होना चाहिए कि लेआउट के अंदर जो भी चीज़ आप इंपोर्ट कर देते हैं स्टार्ट पर, ये देखिए चिल्ड्रन के इर्द गिर्द मैंने ये नैव बार और फूटर रखा हुआ है। चिल्ड्रन के इर्द गिर्द हर पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली नैव बार और फूटर आ जाएगा। ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, इसका हमारे प्रोजेक्ट से लिंक तो नहीं है लेकिन आपको बता दिया। पहला पेज चला तो ये देखें दिस इज फर्स्ट पेज लिखा हुआ है, इसके ऑटोमेटिकली ऊपर नैव बार और वो चीज़ आ गई, ठीक है। अब हमने तो जाना है एडमिन के अंदर, हम एडमिन वाला राउट ओपन करते हैं। हमें इससे कोई लिंक नहीं है कि इसके अंदर क्या है या उसके अंदर क्या है। तो इसको मैं यहाँ से एक नया CLS भी ओपन करके रख लेता हूँ अगर कुछ नया रन करना पड़ा तो, और कंट्रोल जे करके ऑफ करता हूँ। यहाँ से एडमिन नेम, अब चलता हूँ हमारे आउटपुट पर। अब ये देखें स्लैश एडमिन पे चलता हूँ जो हमने पेज क्रिएट कर रखा है, ठीक है। एडमिन पर चले गए। तो जैसे ही मैं इस पेज को रन करता हूं तो देखते हैं अगर सब कुछ सही लिखा हुआ है तो हमारे पास ये देख सकते हैं पेज बना हुआ है। इसी तरह से आपका जो भी प्रोजेक्ट का पेज है आपने उसको ओपन कर लेना है, आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। मैंने बस CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ना 3 ऑपरेशंस यहाँ पर पहले से ही रख रखे हैं। पहला क्या है कि ऐड स्टूडेंट, स्टूडेंट को ऐड करने के लिए, उसके बाद उसका सेक्शन नेम। अब आप गौर करें मैंने वही रखे हुए हैं, ये देखें आईडी तो ऑटोमेटिकली है ना स्कीमा में। ये बात तो मैंने आपको बताई ही नहीं कि जो चीज़ आपने स्कीमा, ये आपने नेट से भी पढ़ सकते हैं कि डाटा टाइप्स क्या क्या है इसके अंदर। ये देखें पहली चीज़ ना आईडी, ये यूआईडी वगैरह लगा हुआ है डिफ़ॉल्ट, ऑटोमेटिकली ये ऑटो जनरेटेड होगी, इसलिए इसको हमें सेंड करने की ज़रूरत नहीं होगी, राइट। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ। ये देखिए आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, फुल नेम, सेक्शन, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ये चीज़ें तो भेजनी है ना। तो इसलिए मैंने जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी ये 5 ही चीज़ें मैंने पहले से बना रखी हैं। सिंपल स्ट्रिंग डाटा जा रहा है और स्ट्रिंग डाटा आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आ गई, 1, इसके बाद 2, 3, 4 और 5। अब इस बटन पर क्लिक करने से यहाँ से डाटा जाना चाहिए हमारी डाटाबेस के ऊपर। ये कैसे जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या रखी हुई है सिस्टम कि हम रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का जो डाटाबेस आ चुका होगा मैंने किसको डिलीट करना है, जिस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर ये हो उसको डिलीट कर दो। तो उसको डिलीट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पोर्शन बना रखा है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर पुश होगा बटन पर क्लिक होने पर और वो उसको डिलीट कर देगा। और इसी तरह यहाँ पर के रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद अगर आप किसी का नेम, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह अपडेट करना चाहते हैं उसका डाटा, तो यहाँ से आप अपडेट भी कर सकते हैं। तो 3 ऑपरेशन ये हो गए। और स्टूडेंट रीड कहाँ पे हो रहे हैं वो मैंने कंसोल के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो वो लास्ट में दिखाता हूँ, पहले डाटा कुछ पुश तो हो जाए फिर वो रीड होगा ना। तो यहाँ पर अब स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं कि यहाँ पर चीज़ें चल कैसे रहेंगी। पहले कोड समझा देता हूँ इस पेज का। तो यहाँ पर ओपन करता हूँ हमारा पेज, ठीक है। उससे भी पहले ना आपको एक स्ट्रक्चर समझाना जरूरी है कि ये चीज़ें चलती कैसे हैं।
ये चीज़ें आखिर काम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम अपनी डेटाबेस पर। ये है आपकी डेटाबेस, राइट। और ब्लू कलर की हमारे ये तो ब्लू कलर हो गया। अब क्लिक करने के बाद ब्राउन कलर की मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एपीआई, एपीआई ले ली। और यहाँ पर रेड कलर का मैंने ले लिया हमारा पेज, ठीक है। ये अगर आपने ग्राफिकली इस चीज़ समझ ली ना तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा कोड को समझना, इसका फ्लो। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अलावा किसी और वीडियो पर जाने की। तो ये तो हो गई हमारी डेटाबेस, कंट्रोल सी किया और यहाँ पर मैं गया तो यहाँ पर हमारी एपीआई हो गई, ये एपीआई हो गई, ठीक है। और यहाँ पर हमारा पेज हो गया, तो पेज हो गया, राइट। तो अब यहाँ पे डाटा जाता कैसे है और आता कैसे है। डेटाबेस से डाटा हमें एपीआई, डेटाबेस भेजता है एपीआई के थ्रू डाटा, ठीक है। एपीआई और एपीआई भेजती है हमारे फ्रंट पेज को डाटा इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर एक और मज़ेदार चीज़ बताता हूँ जो कि पता होनी चाहिए हमें, वो ये है कि ये जो हमारा पेज है ना, एपीआई जो हैं जो क्रिएट काम करेंगी, टोटल 4 किस्म की एपीआईज हैं। ये आपने अपने सिलेबस वगैरह में पढ़ ली होंगी, ये इसका कोड दिया है वो भी मैं समझाता हूँ। तो टोटल 4 ही ऑपरेशन परफॉर्म करें है ना, तो एपीआई मैंने 4 ही बनाई हुई हैं। तो 4, हर एपीआई के अंदर 4 मेथड होंगे। एक तो डाटा क्रिएट करने के लिए, एक रीड करने के लिए, ठीक है, एक अपडेट करने के लिए और एक डिलीट करने के लिए। फिलहाल हम 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करें हैं तो 4 मेथड एपीआई के अंदर होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही हम किसी पेज पर मिसाल के तौर पर डाटा रीड करवाना चाह रहे हैं तो इन एपीआईज, ये एपीआईज डेटाबेस से डाटा तो ले आएंगी लेकिन उसको फ्रंट पेज पे तो बुलाना है ना। तो इन एपीआईज को फ्रंट पेज पे बुलाने के लिए भी 4 मेथड्स लिखने पड़ेंगे। लगे समझ, बताता हूँ। ये देखें, ये पहला मेथड इसी तरह से, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा। जब ये यहां पर मैं कर देता हूं, तेजी से लिख ही देते हैं कि इसको रेड कलर का कर देते हैं ताकि अच्छे से हमें नजर आता रहे। यहां पर क्रिएट हो गया काम, ठीक है। और यहां पर क्रिएट, रीड, ठीक है, करेक्ट होता है ना हमारे पास। उसके बाद अपडेट और इसके बाद यहाँ पर डिलीट, DELETE, ठीक है। तो ये डिलीट हो गया। हर एपीआई के अंदर 4 मेथड होंगे। इसका काम क्या है भला, इसका काम है कि डेटाबेस से ना डाटा पोस्ट कर दे, यानी उसके बाद रीड कर ले, क्रिएट कर ले, रीड कर ले, अपडेट कर ले, डिलीट कर ले। ये एपीआई तो काम कर रही है, लेकिन इस एपीआई के थ्रू डाटा हमने अपने पेज पर लेके आना है, यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए फ्रंट एंड पर एपीआई को कॉल करने के 4 मेथड होते हैं। चार मेथड एपीआई के अंदर होते हैं जो काम करते हैं डाटा को डेटाबेस से लेके आने के या भेजने के, और उसको हमारे पेज के साथ लिंक करने के लिए भी 4 ही मेथड्स लिखे जाते हैं, ठीक है। या अपनी जरूरत के तहत अगर आप इस पेज पर एक ही काम करवाना चाह रहे हैं ना तो आप सिर्फ रीड कर लें डाटा। मैंने तो एग्जांपल दिया कि हमारा जो एडमिन का पेज है ना, ये मिसाल के तौर पे एडमिन का पेज है, इसमें 4 मेथड हैं एपीआई को फ्रंट एंड पे कॉल करवाने की। एपीआई के 4 मेथड हैं एपीआई के फोल्डर के अंदर बने हुए हैं जो काम कर रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट नेम से टेबल है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। फिलहाल के लिए स्टूडेंट नाम से हमारे पास एक टेबल है जो कि यहाँ पर हमें यूज हो रहा है, जिसके अंदर हम सारा डाटा भेज रहे हैं। तो एग्जैक्ट हमने अपनी वाली एग्जांपल ले ली स्टूडेंट वाली, तो ये हमारे पास एक टेबल है, राइट। अब इसको समझना है। अब सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला पेज, हमारा जो एडमिन वाला पेज है जहाँ पर ये काम हो रहा है। ये हम आए हमारे एडमिन वाले पेज पर, इसका कोड समझे जरा शुरू से। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि अब टोटल 5 चीज़ें आ रही हैं, तो इनको स्टोर करवाने के लिए हमें 5 स्टेट्स वगैरह चाहिए होंगी। तो ये देखो मैंने 5 स्टेट्स बना रखी हैं, फुल नेम, सेक्शन, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। और ताकि हमें ज़्यादा चेंजेस वगैरह ना करनी पड़े तो मैंने पता क्या कोशिश किया, मैंने कोशिश किया कि जो हमने डाटाबेस के अंदर हमारे कॉलमों के नेम रखे हैं ना एग्जैक्ट, मैंने उसी नाम से स्टेट बना लिया ताकि डाटा भेजने और रिसीव करने में आसानी रहे, ठीक है। तो उसी नेम से मैंने बना लिए हैं, आप कोई और भी बना सकते हैं, उसका अल्टरनेट क्या होगा वो भी आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर क्या किया, 5 स्टेट्स बना ली इनको हैंडल करने के लिए, सिंपल। और एक स्टेट बनाई हुई है जब डाटा हमारे पास रीड होना है ना स्टूडेंट्स का,
तो इस एरे के अंदर मैं रखूंगा, जब भी इस पेज पर मैंने डाटा रीड करवाया ना डाटाबेस से, तो इस एरे के अंदर स्टोर करवाऊंगा डीबी स्टूडेंट्स के नेम से, ठीक है। और यहाँ पर एक रीसेट का नाम से फंक्शन है जो कि सारी स्टेट्स को खाली कर देता है। और यूज इफेक्ट के अंदर, यूज इफेक्ट का क्या काम है, साइड इफेक्ट क्रिएट करना। ये यूज इफेक्ट एक बार तो जब पेज चलता है पहली दफ़ा, तब तो ये चीज़ चलती ही चलती है यूज इफेक्ट की, ठीक है। तो इसके अंदर स्टूडेंट लोडिंग का फंक्शन रखा हुआ है जो कि स्टूडेंट को लोड करेगा। ये देखें, मैंने क्या बात की थी कि 4 मेथड्स होंगे एपीआई को पेज पर बुलाने के लिए, 1 2 3 4। अब 4 मेथड्स आने शुरू होने लगे हैं। यहाँ पर पहला मेथड क्या है, ये देखिए स्टूडेंट लोडिंग। ये क्या कर रहा है, एग्जॉस्ट नाम से मैंने लाइब्रेरी यूज की हुई है। ये आपको जो एनपीएम दिया हुआ है ना उसके अंदर, इसलिए मैं कह रहा था आपने वो एनपीएम चला लेना जो मैंने आपको भेजा है, उसके अंदर एनपीएम इंस्टॉल एग्जॉस्ट लिखा हुआ है। आप फेच भी यूज कर सकते हैं लेकिन एग्जॉस्ट ज़्यादा फास्ट है तो मैंने ये यूज़ किया। ये देखिए एग्जॉस्ट डॉट गेट। अब यहाँ पर पहली एपीआई को फ्रंट एंड पे कॉल करवाया, उसके बाद ये देखिए स्टूडेंट को ऐड करने के लिए दूसरी एपीआई, फिर तीसरी एपीआई हैंड डिलीट करने के लिए, और उसके बाद फिर एडिट करने के लिए, राइट। तो 4 मेथड इसके अंदर अंदर हो गए फ्रंट एंड पर। अब ये तो हो गया फ्रंट वाला पार्ट कि जहां से हमने एपीआई को कॉल करवाना है। ये आखिर एपीआई कॉल करवा कहां से रहे हैं, एपीआई हमारी पड़ी कहां पे हुई है, ये वाले 4 मेथड कहां पे हैं, ये देखें। यहाँ पर आपने एपीआई के फोल्डर के अंदर जाना है। ये मैंने एक एपीआई का फोल्डर बनाया हुआ है, ये नेक्स्ट.जेएस का इसका अपना स्टैंडर्ड है कि एपीआई का नाम फोल्डर बनाए। उसके अंदर आपने जिस पेज को हैंडल करना है या जो भी आप अपना नाम रखना चाहें उसके नाम से एक फोल्डर बनाए। एडमिन नाम से फोल्डर है, उसके अंदर route.js की फाइल पड़ी हुई है जहाँ पर एपीआई का कोड लिखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर भी 4 मेथड्स हैं एपीआई के, ये देखें, ठीक है। ये देखिए पहला पोस्ट का है जो डाटा हमारा क्रिएट करेगा, पोस्ट का मेथड लिखा हुआ है, ठीक है। ये समझाता हूँ ये कैसे कर रहा है। उसके बाद ये गेट का लिखा हुआ है जो रीड करेगा, और ये अपडेट का लिखा हुआ है पैच, ये देखो पैच का मेथड है ना, ये अपडेट करता है। और उसके बाद ये डिलीट का है, ये डिलीट करता है, राइट। तो अब समझ आई, 4 मेथड एपीआई में पड़े हुए हैं और 4 ही मेथड्स हमारी फाइल के अंदर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इसको मैं करता हूँ ओपन, तो 4 मेथड समझ आ गए। और नीचे से सिंपल कुछ भी नहीं है, ये देखिए फॉर्म हैंडलिंग के थ्रू ज़रा मैंने ये स्टेट में डाटा भेज रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बटन लगा हुआ है ऐड का, ऐड के बटन पर मैंने इन फंक्शंस को कॉल करवाया हुआ है, हैंडल ऐड स्टूडेंट, और डिलीट वाले बटन पर हैंडल डिलीट स्टूडेंट चल रहा है बटन, ठीक है। और यहाँ पर अपडेट वाले पर हैंडल अपडेट, बाकी स्टेट्स का डाटा जा रहा है। अब यहाँ पर गेम समझाता हूँ, अब देखते हैं अगर सब कुछ सक्सेसफुली सही चला है तो एक स्टूडेंट को ऐड करके देखते हैं। उससे भी पहले एपीआई का कोड समझ लें आप कि चल कैसे रहा है जो फ्रंट एंड पे कॉल करवाया। ये देखें यहाँ पर आपने डॉट गेट लिखा, गेट के बाद आपने जो पहला आपने वैल्यू पास करवानी होती है ना, यहाँ पर चेंज आएगा जो भी आपने प्रोजेक्ट करना है। यहाँ पर आपने एड्रेस देना है कि एपीआई पड़ी कहाँ पे हुई है आपकी, जिससे आप डाटा मंगवाना चाह रहे हैं। तो मैंने बताया कि /API के एपीआई के नाम से एक फोल्डर है, ठीक है। उसके अंदर /admin, उसमें एक एडमिन नेम का फोल्डर है, ठीक है। अगर आप कोई और प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपने कई एपीआई नहीं है, तो यहाँ पर आपने जब किसी और पेज पर एपीआई कॉल करवानी है तो यहाँ पर बस उसकी चेंज कर देनी है, यहाँ पर उसका फोल्डर नेम लिख देना है, यहाँ पर जो आपने न्यू फोल्डर क्रिएट किया हुआ। मिसाल के तौर पर ये एपीआई है ना, ये देखो इसके अंदर मैं ना एक और पेज है मेरा अबाउट के नेम से, उस पर कुछ ना डाटा मैंने मंगवाना है। यहाँ पर अबाउट लिखा, इसके अंदर route.js की फाइल क्रिएट करके उसकी एपीआई बना लेनी है आपने। फिर बस जहाँ पर उसको कॉल करवाना है यहाँ पर एडमिन की जगह यहाँ पर अबाउट लिख देंगे। लगी समझ? तो इस तरह से आपने बस इतनी सी चेंज करनी है, बाकी और कोई फनकारी नहीं है। चूंकि हम एक पेज को डील कर रहे हैं, एक ही एपीआई बनाई हुई है, तो बस उसको इसलिए यहाँ पर उसका एड्रेस लिख दिया, राइट। इसी तरह ये रीड करके, ये देखें ये डाटा रीड करके लेके आएगा। उसके बाद सेट डीबी स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये डाटा रिस्पॉन्स के अंदर ना डाटा उस तरफ से पास हो रहा है एपीआई की तरफ से, तो वो मैंने निकाल कर सेट डीबी स्टूडेंट्स को दे दिया। सेट डीबी स्टूडेंट क्या है, ये देखो एक स्टेट बनी हुई है सेट डीबी स्टूडेंट से, इसके अंदर ना इसके अंदर वो सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे जब भी हमने रीड करवाना है, राइट। उसके बाद ये ऐड स्टूडेंट है। अब ऐड कैसे कर रहा है, अब स्टूडेंट को जब ऐड करना है, इसमें तो सिर्फ गेट कर रहे थे ना, इसमें सिर्फ एपीआई का एड्रेस दिया। अब ऐड करना है तो एपीआई को डाटा भेजना पड़ेगा। तो ये देखो सबसे पहले तो मैंने बताया कि एपीआई उसके अंदर एडमिन नेम से एपीआई को गेट करो, उसमें ये पोस्ट का मेथड ढूंढो, ये देखिए डॉट पोस्ट लगा है ना, तो ऑटोमेटिकली ये जाकर यहाँ से पोस्ट वाला मेथड ढूंढेगा, ये ऑटोमेटिकली इसी एपीआई को ढूंढेगा। कहाँ गई, ये रही, ठीक है। अब ये देखो क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पर स्टेट्स मैंने भेज दी कि फुल नेम जाए, सेक्शन जाए, रजिस्ट्रेशन नंबर जाए, ये जाए और ये जाए, और ये जेसन की फॉर्म में भेजना है, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। डेटाबेस में कोई भी चीज़ भेजनी हो या रिसीव करनी हो वो जेसन में जाती है और जेसन में ही आती है, राइट।
तो अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ से मैंने भेज दिया, ये पोस्ट के मेथड को चला गया और उसके बाद ये पोस्ट का मेथड जाकर इस एपीआई में उसने ढूंढा कि एपीआई में एडमिन नेम का फोल्डर है, उसमें कोई ना पोस्ट नाम का मेथड है, आ गया। अब ये देखो वही चीजें जो वहां से भेजी थी वो मैंने इस तरफ रिसीव करनी डी स्ट्रक्चर करके, राइट। और उसके बाद ये देखें अब वेट यहाँ पर कमांड लिखी हुई एपीआई के अंदर, यहाँ पर भी आपने अपने हिसाब से चेंज करना है, चूंकि हमारा प्रिज्मा और उसके बाद स्टूडेंट ये आपका टेबल का नेम है। ये आपने एपीआई जब भी कॉपी करके कहीं रखनी है ना, आपने किसी और टेबल में भेजना है डाटा, तो यहाँ पर बस स्टूडेंट की जगह अपने टेबल का नेम लिख देना है कि इस टेबल के अंदर क्रिएट कर दो क्या कि फुल नेम, सेक्शन, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये और ये इन जगह पर ये उन कॉलम्स के नेम है जो यहाँ पर नहीं रखे हुए हमने, ये देखो इन कॉलम्स के नेम है कि यहाँ पर डाटा जाना चाहिए, तो ये यहाँ पर इस तरह से पोस्ट हो जाएगा, राइट। ये समझ आ गई पोस्ट की एपीआई। अब मैं चलता हूँ, जब हमारा डिलीट का बटन चलेगा तो तब क्या होगा, डिलीट में तो हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन भेजना है, राइट, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो सिंपल इसमें पहले तो एड्रेस दे दिया कि एपीआई के अंदर एडमिन नाम का फोल्डर ढूंढो, उसके अंदर ना route.js की फाइल है, उसको उसमें जाके एपीआई पड़ी हुई है हमारी, ठीक है। यहाँ पर ये देखो रजिस्ट्रेशन की मैंने स्टेट भेज दी, बस सिंपल ये रजिस्ट्रेशन की स्टेट भेजी। अब उस तरफ जाता हूँ, ये मेथड कौन सा है ये ढूंढो, सबसे पहले मेथड है ये देखो डॉट डिलीट, इसका मतलब वो राउट के अंदर डिलीट नाम से मेथड ढूंढेगा। डिलीट कहाँ पे हमारा, ये रहा, ये देखो डिलीट नाम का मेथड, वहां से रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा था, यहाँ से मैंने बाहर निकलवा लिया और उसके बाद यहाँ पर कुछ वैलिडेशन लगी है कि अगर रजिस्ट्रेशन नंबर ना आया हुआ तो सीधा ही एरर दे दे। उसके अलावा ये एसएल कमांड लगी हुई कि अवेट प्रिज्मा स्टूडेंट के टेबल में डिलीट कर दो किसे, जहां पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, राइट। इस तरह से ये डिलीट हो जाएगा। अब अपडेट की भी तेजी से समझ लेते हैं, अपडेट में भी इसी तरह है ना, कुछ न्यू डाटा आया होगा, ये भी पोस्ट की तरह ही है, बस इसमें कुछ डॉट पैच लगा हुआ है, ठीक है, डॉट पैच लगा हुआ है, फुल नेम, रजिस्ट्रेशन, ये सब कुछ जो नई वैल्यूज अपडेट होंगी वो यहाँ पर चले जाएंगी और वो वहाँ पर पैच नाम का फोल्डर ढूंढो। अब ये रहा एपीआई के फोल्डर के अंदर, एपीआई के फाइल के अंदर, ये देखो वो सारी चीज़ें रिसीव की, सिंपल। इस बार प्रिज्मा डॉट टेबल का नेम और यहाँ पर ये देखो इस बार डॉट अपडेट लिखा हुआ है कि अपडेट कर दो, क्या अपडेट कर दो, ये वाला डाटा अपडेट कर दो। कहाँ पर अपडेट करना है, जहाँ पर REG ये हो, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर ये हो, वहाँ पर ये वाला डाटा पुट कर दो जाकर, सिंपल। लगी समझ क्या चीज़ें हैं, फिर से डायग्राम पे आता हूँ, एक पेज है एक एपीआई है, आपने जितने भी पेज बनाने हैं उतने पेज उतने एपीआई के फोल्डर, यहाँ पर बस आपने इसका एड्रेस चेंज कर देना है थोड़ा सा, यहाँ पर जो डाटा भेजा वो यहाँ पर रिसीव हो रहा है, यहाँ पर जो भेजा वो रिसीव हो रहा है। अब जब ये एपीआई रन होगी तो ऑटोमेटिकली वो इस टेबल के अंदर जो भी आपने वो प्रिज्मा डॉट स्टूडेंट लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ये देखें प्रिज्मा डॉट स्टूडेंट, तो ये एपीआई को बता रहा है कि ये जो डाटा क्रिएट करना है या डिलीट करना है ना, तो ये स्टूडेंट नेम के फोल्डर के अंदर करना है, राइट। तो इस तरह से फ्लो चल रहा है, डाटाबेस है, सेंटर में एपीआई है और एक पेज है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। कुछ भी चेंज करना है, न्यू पेज बनाना है, नया पेज बनाए, एपीआई के अंदर एपीआई का फोल्डर सेम रहेगा, यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाकर उसमें route.js की फाइल रखें, ये वाला कोड पेस्ट करें और उस कोड में अपने हिसाब से चेंज कर दें। इसलिए आपको कोड प्रोवाइड कर दिया ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए कि प्रिज्मा के हिसाब से कौन कौन सा कोड लगना है, राइट। तो अब हमारे पास 4 मेथड इस तरफ ये फ्रंट एंड पे एपीआई को कॉल करवाने के और 4 मेथड एपीआई में पड़े हुए डाटा वगैरह भेजने के लिए। अगर हमने सही लिखा हुआ है सब कुछ तो हमारे पास फंक्शन चलना चाहिए। तो अब हम ना पहला काम करके देखते हैं, ऐड स्टूडेंट वाला काम करके देखते हैं। ये वाला हम डाटा भेजते हैं और जैसे ऐड स्टूडेंट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन चलेगा, इस एपीआई में जाएगा, ये वाले स्टूडेंट स्टेट से रिसीव होंगे और जैसे अगर सब कुछ सही चल गया, ये लाइन चल गई, तो हमारे पास अलर्ट आएगा सक्सेस नाम के से कि स्टूडेंट ऐड सक्सेस हो गया और उसके बाद फील्ड रीसेट हो जाएंगे। चलो अब टेस्ट करते हैं, अगर सब कुछ हमारा सही रहा है तो एक बार इस पेज को मैं कर देता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। और यहाँ पर अब डाटा पुट करते हैं, तो मैं पहला करता हूँ फरासत अली गुज्जर, यहाँ नेम लिखा, सेक्शन में लिख देता हूँ SE6A और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर में लिख देता हूँ कोई भी अपना NTUCS1267 और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, या प्रॉपर लिख ही लेते हैं, अब डाटा सही जा रहा है तो 0341938564, ठीक है। और यहाँ पर एड्रेस में लिख देता हूँ पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पर एड्रेस मैंने लिख दिया पाकिस्तान और यहाँ पर मैं ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करता हूँ। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो अगर हमने सही किया हुआ है सब कुछ तो ये देखें हमारे पास अलर्ट आ गया सक्सेस का। फ्लो मैंने अभी समझाया ना
कि जैसे इस बटन पर क्लिक हुआ वो फंक्शन गया, उससे एपीआई में डाटा गया, एपीआई ने आगे जाकर उस टेबल में क्रिएट कर दिया। अब जैसे इसको ओके करता हूँ और यहाँ पर जाकर पेज को मैं एक अदर रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट का टेबल ही है ना, इसको जैसे मैंने रिफ्रेश किया, यस एज यू कैन सी डैट सक्सेसफुली हमारे पास डाटा आ चुका है। फरासत अली SC ये, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर ये, एड्रेस पाकिस्तान आ गया। अब यहाँ पर एक तो मैंने ये बताया ना व्यू, दूसरा व्यू ये है, इसको भी एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि क्या इसके अंदर डाटा आ गया। यस ऑटोमेटिकली रीलोड हुआ, ये देख सकते हैं यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये व्यू दोनों आपको अपनी मर्जी है, अगर आपको पसंद है तो यहीं से कर लें, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली एपीआई सक्सेसफुली चल गई। अब मैं अपडेट वाला करके दिखाता हूँ, क्योंकि या डिलीट करूंगा तो फिर पीछे कोई स्टूडेंट बचेगा ही नहीं, या तो आप एक दो और ऐड कर लें। अब अपडेट करता हूँ, अपडेट मैं कैसे करूँगा, रजिस्ट्रेशन की नंबर से। तो रजिस्ट्रेशन नंबर को ना मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारे पास कोई चेंज ना है। क्या करता हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर 1267 रखा। यहाँ पर अब मैं नेम चेंज कर देता हूँ। नेम में मिसाल के तौर पर हमजा रख देता हूँ। इस रोल नंबर का ना ये जो डाटा है, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ कि इसका नेम मैं कह रहा हूँ हमजा हो जाए। अगर कुछ और चेंज करना है तो वो भी चेंज कर लो। हमजा कर दिया। सेक्शन में CS रख देता हूँ कि सर CS सेक्शन है, और इसका नंबर कुछ ये हो जाए, और एड्रेस इसका इस बार चले इंडिया रख देते हैं कि पाकिस्तान से ये इंडिया का एड्रेस हो जाए। अब जैसे ही मैं अपडेट पर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, फ्लो पता है ना आपको, फिर से बता देता हूँ। इस बार एडिट वाला फंक्शन चलेगा, क्योंकि इस बटन पर एडिट का फंक्शन रन हो रहा है। डाटा ये जाएगा, एपीआई में गया, एपीआई से यहाँ पर पैच नेम का ये चलेगा, जहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वहाँ पर ये डाटा अपडेट कर दे, ठीक है। फ्लो इसलिए बार बार समझा रहा हूँ। इसके बाद में इसको अपडेट पर जैसे क्लिक किया तो देखते हैं यस सक्सेस नाम से हमारे पास अलर्ट आ गया। इसको मैं ओके करता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं कि ये जो रोल नंबर है यहाँ पर हमजा हो जाना चाहिए, यहाँ पर CS और यहाँ पर इंडिया आ जाना चाहिए। इसको मैं जैसे ही करता हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पर देखते हैं यस एज यू कैन सी डैट हमजा CS। इस रजिस्ट्रेशन की नंबर की बेस पर मैंने इस हमारी अपडेट की क्यूरी भी चल गई, राइट। चलिए अब तेज़ी से ना मैं एक और स्टूडेंट ऐड कर देता हूँ ताकि हम डिलीट भी कर सकें कोई। तो यहाँ पर मैं खुद एक बार चलें अवैस कर देता हूँ, अवैस जोहल। यहाँ पर मैंने नेम लिखा उसका, और यहाँ पर SE7A लिख देता हूँ। चलें कि इसका ये है रजिस्ट्रेशन नंबर, इसका 22 NTUCS1281 रख दिया, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर इसका कुछ भी लिख देते हैं, और एड्रेस इसका मैं लिख देता हूँ, चलें जोहल ही लिख देते हैं कि जोहल से है ये लड़का। और इसको मैं करता हूँ ऐड स्टूडेंट। जैसे ऐड किया सक्सेस हुआ। यहाँ पर मैं प्रिज्मा में जाकर चेक करता हूँ कि क्या ये चीज़ चल रही है या नहीं, तो हमारे पास अवैस जोहल आ चुका होगा, ठीक है। अब ये 2 स्टूडेंट आ गया, मैं एक को डिलीट करके दिखाता हूँ। तो इसमें से कौन सा डिलीट करें, चले यही जो अभी सिलेक्ट किया यही वाला डिलीट कर देते हैं। इसको मैं करता हूँ यहाँ पर और डिलीट। यहाँ पर जैसे ही मैंने Ctrl+V किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब आप एक और चीज़ नोट करेंगे, जैसे यहाँ पर पेस्ट करता हूँ यहाँ पर भी आ रहा है। ये पता है ना क्या लॉजिक है इसके पीछे, वो दरअसल मैंने एक ही स्टेट यूज़ की हुई है तीनों फॉर्म्स के अंदर, तो इसलिए जो डाटा यहाँ पर लिख रहा हूँ वो यहाँ पर जा रहा है। यहाँ पर जैसे डिलीट पर बटन पर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, फ्लो पता है ना। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पैच की बजाय इस बार डिलीट का मेथड चलेगा, ये वाला। रजिस्ट्रेशन नंबर पास हो रहा है पीछे से, यहाँ पर वेयर लगाकर रजिस्ट्रेशन नंबर डिलीट होना चाहिए। तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट स्टूडेंट पर क्लिक किया तो सक्सेस आया। अब मैं इसको एक बार डाटाबेस को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ से अवैस जोहल डिलीट हो जाना चाहिए। इसको मैंने जैसे रिफ्रेश किया तो सिर्फ हमजा नाम का रिकॉर्ड यहाँ पर रहना चाहिए। यस एज यू कैन सी डैट हमारी तीन परफॉर्म हो चुकी हैं यहाँ पर करंट। अब एक रह गया डाटा रीड करने वाला, ठीक है। तो उसमें तो गेट की एपीआई चली है ना, तो गेट की एपीआई को अब यहाँ पर कोई पोर्शन तो है नहीं कि जहाँ पर मैं इसको डिस्प्ले करवा सकूँ, राइट। तो गेट की एपीआई वैसे मैं ना यहाँ पर चलाई हुई है कंसोल के अंदर। ये देखें जैसे ही स्टूडेंट लोड होता है ना, जैसे यूज फैक्ट जैसे पेज लोड होता है तो स्टूडेंट लोडिंग नाम का फंक्शन चल जाता है। स्टूडेंट लोडिंग नाम के फंक्शन के अंदर ये देखें मैंने पहले से ही लोड कर रखा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्टूडेंट DB स्टूडेंट आ रहे हैं। उसके बाद अब है ना इसको कंसोल करवा के देखते हैं कि किसी बटन के ऊपर ना यहाँ पर मैं एक बटन बनाता हूँ जहाँ पर मैं ना उसमें कंसोल करवा के देखता हूँ कि डाटा कंसोल होता भी है या नहीं हमारा। यहाँ पर मिसाल के तौर पर जल्दी से ना इसमें इसके ऊपर कर लेता हूँ। एक छोटा सा मैं ना बटन बना लेता हूँ, उसमें क्या करता हूँ ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक लगाकर
इसमें क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करके देखता हूँ अगर डायरेक्ट लिखा जाए तो। कंसोल डॉट लॉग लिख कर क्या करता हूँ, इसके अंदर डीबी स्टूडेंट के अंदर आया हुआ ना डाटा हमारा सारा, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ अगर डीबी स्टूडेंट्स को गेट कर रहा है, आ गया। आल शिफ्ट एफ करता हूँ, तो अब देखते हैं कि चूंकि लोड होने के बाद ये देखें सेट डीबी स्टूडेंट हो गया, तो सारे स्टूडेंट्स अब ये डीबी स्टूडेंट्स के अंदर पड़े हुए हैं। तो अब देखते हैं इस बटन पर क्लिक करने पर कंसोल के अंदर डाटा आता है या नहीं। तो वो जो बटन अभी हमने ऐड किया था वो कहाँ पे है, ढूंढो ज़रा। उसका मैंने नेम तो कोई रखा ही नहीं, तो शो कैसे होगा वो। इसको डिलीट कर देंगे, वैसे रीड करना दिखा रहा हूँ, आप किसी बटन पर रीड करवा सकते हैं या कहीं और करवा सकते हैं। तो इस बटन का नेम मैं रख देता हूँ रीड स्टूडेंट्स, रीड STD रख दिया, आल शिफ्ट एफ। अब शायद हमारी बेस डाटाबेस पर शो हो जाए। यस, एज यू कैन सी दैट दिस इज द बटन, इसके ऑन क्लिक पर कंसोल होना चाहिए डाटा। तो एक बार मैं F12 ओपन करके हमारा कंसोल ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, पेज को भी एक बार रिफ्रेश करता हूँ ताकि हमारा डाटा जो है डाटाबेस से लोड होके आ जाए। और जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो इस बटन पर मैंने क्लिक किया, तो देखते हैं क्या इस कंसोल में हमारे पास हमारी जो STD है वो आती है या नहीं। यहाँ पर वो सही तरह से रन नहीं कर रहा है, काम करते हैं किसी और ब्राउज़र की कंसोल में टेस्ट करते हैं। यहाँ पर चलते हैं, कंट्रोल एडमिन को ओपन किया, ठीक है, यहाँ से F12 ओपन करके ये यहाँ पर ये देखें ऑटोमेटिकली वो पेज लेके आ रहा है। ये देखें, इसको ओपन किया, ये नज़र आ रहा है एक ही स्टूडेंट था ना, ये देखो डाटा रीड होके आ रहा है यहाँ पर। ये बार बार क्यों चल रहा है, क्योंकि यूज स्टेट लगी हुई है और स्टूडेंट के नेम के अंदर चेंज आ रहा है थोड़ा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक जो हमारा डाटा है वो रीड होकर आ गया है, कंसोल करवा के देखी। अब ये इसी तरह से आपने स्टूडेंट गेट किया, अब आपको पता है क्या पता है कि यहाँ से F12 करता हूँ ओपन, और इस बटन को मैं ना ख़त्म ही कर देता हूँ यहाँ से, कंट्रोल X किया, आल शिफ्ट F करता हूँ। अब इस एरे के अंदर ना आ चुका है ना सारा डाटा, अब ये एरे है, अब जहाँ पर भी डिस्प्ले करवाना है चुप करके यहाँ पर डॉट मैप का फंक्शन लगाएं, जिस तरह से भी इस एरे को आपने मैनिपुलेट करना है करें और डाटा निकाल लें। एक बार रिवाइज कर देता हूँ, क्या किया, हमारे पास एक एडमिन नेम से पेज है जहाँ पर हमने एक फॉर्म सा बना रखे हैं, 3 से 4 फॉर्म बना रखे हैं, और उसके अंदर 4 मेथड्स हैं जो कि APIs को फ्रंट एंड पे कॉल करवाने के हैं, राइट। वो भी मैंने समझा दिया कि कैसे एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, क्या क्या डाटा जा रहा है। और हमारे पास API के फोल्डर के अंदर एक एडमिन नाम से फोल्डर है जिसके अंदर राउट्स पड़े हुए हैं, और ये फाइल का नेम राउट्स ही होना चाहिए, ये भी आपने याद रखना है, route.js, ये चेंज नहीं हो सकता। और इसके अंदर कुछ APIs बना रखी हैं, पोस्ट, गेट और इसको नेम से, ठीक है, जो कि इसके साथ लिंक है, ठीक है। तो जैसे ही इस बटन को हम क्लिक करते हैं इस पेज से, ये वाला फंक्शन चलता है ऑन क्लिक पर, ये फंक्शन हमारी इस API को डाटा भेजता है, और ये API माशाल्लाह से हमारा डाटा भेज देती है इस स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर, राइट। अब ये था बेसिक लेवल का। अब आपने अपना जब प्रोजेक्ट बनाना है तो मल्टीपल टेबल्स होने हैं, मल्टीपल टेबल्स बनाते जाएं, मल्टीपल APIs के फोल्डर बनाते जाएं। बस APIs के अंदर आपने टेबल का नेम चेंज करना है, इसके अंदर आपने थोड़ा सा APIs का जो एड्रेस दिया हुआ है बस वो चेंज करना है, ये वाला एड्रेस। ये देखें API एडमिन है ना, हो सकता है यहाँ किसी और फोल्डर में पड़ा हो, तो API यहाँ पर स्टूडेंट नाम से रख सकते हैं, या अबाउट, जैसे कि पहले भी बताया, ठीक है। तो आई होप कि आपको सक्सेसफुली समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम अपने Next.js के जो प्रोजेक्ट है उसको हम प्रिज्मा के साथ क्रिएट करते हैं, प्रिज्मा के अंदर हम अपनी DB क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उसको हमारे प्रोजेक्ट के साथ किस तरह से अटैच करते हैं, करंट ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म होते हैं। अब कोई परेशानी की टेंशन की बात नहीं है, हो सकता है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं, या यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको गूगल ड्राइव वगैरह पर ये प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा तो, ठीक है। एक छोटा सा सैंपल मैंने बना के रख लिया, और करंट टेम्पलेट के नेम से होगा। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, एक तो बेसिक NPM मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ से ना ये प्रिज्मा सेटअप की जो फाइल है ना, इसको भी मैं आपको यहाँ पर कंट्रोल C करके यहाँ एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, कंट्रोल N, इस फोल्डर को मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर न्यू क्रिएट करके टेक्स्ट की फाइल क्रिएट की, और इसका नाम मैंने रख दिया प्रिज्मा सेटअप। अब इस वीडियो में परफॉर्म होने वाले जितने भी एसेट्स थे ना, मैंने आपको सबके सब प्रोवाइड कर दिए। अब वीडियो पसंद आई, प्रोजेक्ट वगैरह सक्सेसफुल रन हो रहा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और भी बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पर पड़ी हुई हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, एक तो स्ट्रैक्ट करके अपना नोड में प्रोजेक्ट अपना क्रिएट करना है, उसके अंदर इस वाले डाटा को भेज देना है,
नोड मॉड्यूल उसमें नहीं पड़ा होगा, जो मैंने भेजा होगा उसमें आपने सिंपल अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी एनपीएम चला लेनी है, तो फिर आपका नोड मॉड्यूल सक्सेसफुली रन हो जाएगा। इसमें कुछ पैकेजेस हैं। उसके बाद प्रिज्मा सेटअप, इसके अंदर वही सारी कमांड्स लिखी हुई हैं जो हमने प्रिज्मा वगैरह फोल्डर वगैरह क्रिएट किया, ठीक है। और ये स्कीमा की फाइल भी है जो थोड़ी सी अपडेट करनी पड़ी है। ये वाली फाइल को आपने सेलेक्ट करके अपने पेस्ट कर लेना है स्कीमा वाली फाइल के अंदर, सिर्फ डाटा पेस्ट कर लेना है उसके इंटरनल, और अपना मॉडल वगैरह चेंज करके उसको सक्सेसफुली पुश करें और चेंज करें। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें जीरो से लेकर हीरो तक सारा मैंने नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट को क्रड ऑपरेशन प्रिज्मा के थ्रू हमारी PostgreSQL की डेटाबेस के अंदर भेजना सिखा दिया है। तो हो सकता है नेक्स्ट और वीडियोज़ आएँ जिसमें मैं डेटाबेस के अंदर इमेजेस को हैंडल करना या और चीज़ें हैंडल करना बताऊं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलता हूं मैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज़।